आवाज की दुनिया के प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको नमस्कार, राम राम सा और आपका हार्दिक अभिवादन। दोस्तों चलिए बैठते हैं और राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। दोस्तों मैं प्रश्न बना रहा हूं, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। दोनों का काम आसानी से हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। चलिए, चंग नृत्य कहां पर किया जाता है? शेखावाटी के क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग नृत्य किया जाता है। और जानते हैं ना, चंग पर धमाल गाई जाती है बहुत ही शानदार तरीके से। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सीकर चूरू झुंझुनू में झुक झुक करके, नीचा हो करके और चंग, और साथ में जो मजीरे बजाए जाते हैं और बांसुरी के साथ, तो चंग नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। चलिए, अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है? बीकानेर के कतरियासर गांव में अग्नि नृत्य किया जाता है, यानी आग पर नृत्य करते हैं बीकानेर में। और कतरियासर गांव है, वहां पर अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कौन से समाज के लोग करते हैं? तो अग्नि नृत्य को कौन से समाज के लोग करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग हैं, वो अग्नि नृत्य को करते हैं। तो जसनाती संप्रदाय है, उसके सिद्ध लोग हैं, वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य को करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के सिद्ध, तो अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग मुंह से कौन से शब्द निकालते हैं? तो मुंह से निकालते हैं फतेह फतेह। कौन से शब्द निकालते हैं? फतेह फतेह के शब्द वो निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के किस महाराजा ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? तो महाराजा गंगा सिंह जी ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए, कृपाराम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली से है। तो कृपाराम जी थे, ये मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली के क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है जी, चित्रकला से संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। तो कृपाराम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली से। चलिए नेक्स्ट, घासीराम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? नाथ द्वारा उप चित्रकला शैली से है घासीराम का संबंध। तो घासीराम है, वो नाथ द्वारा उप शैली चित्रकला के चित्रकार थे, चितेरे थे। अगला प्रश्न अपना है, नारायण का संबंध किस चित्रकला शैली से? नारायण का संबंध, तो ये भी नाथ द्वारा उप शैली चित्रकला से संबंधित थे। तो नारायण का संबंध किस चित्रकला शैली से है? नाथ द्वारा उप शैली चित्रकला से संबंधित है। और नारायण भी कौन सी चित्रकला के चित्रकार थे? नाथ द्वारा उप शैली चित्रकला के चित्रकार थे। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, साहिबदीन का संबंध किस चित्रकला शैली से है? साहिबदीन का संबंध, तो मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली से संबंध है साहिबदीन का। साहिबदीन मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली के चितेरे थे, चित्रकार थे। अमरदास का संबंध किस चित्रकला शैली से? अमरदास का संबंध जोधपुर चित्रकला शैली से है, अमरदास का संबंध। तो यह भी शानदार प्रश्न है। अमरदास का संबंध किस चित्रकला शैली से? जोधपुर चित्रकला शैली से है अमरदास का संबंध। चलिए जी, मुन्ना लाल का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध है। किनका? मुन्ना लाल का। तो मुन्ना लाल कौन सी चित्रकला के चित्रकार थे? बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, महाराजा सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? महाराजा सावंत सिंह, नागरीदास भी इनको कहते हैं, तो किशनगढ़ शैली से है। और किशनगढ़ की जो चित्रकला की शैली है वो बनेठनी चित्रकला सबसे प्रसिद्ध है। और भारत की मोनालिसा भी, यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली की जो चित्र हैं उनको कहा जाता है। तो महाराजा सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से? किशनगढ़ शैली से। बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्रशाला प्रसिद्ध है। बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चित्रशाला जो स्थान है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको पहले भी दिया हुआ है। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने करवाया था। राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन अपना है, कोटा की झाला हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा की झाला हवेली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शिकार के चित्रों के बारे में अगर पूछा जाए तो हाड़ौती के चित्र हैं वो शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा की झाला हवेली है वो आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं। अलवर शैली के चित्रकार कौन माने जाते हैं? बलदेव माने जाते हैं अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार। आमेर शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं पुष्पदत्त। आमेर शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं पुष्पदत्त। अगला है, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार डालू माने जाते हैं। डालू को कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं अमरचंद। अमरचंद है वो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। याद रखना दोस्तों, ये अमरचंद है वो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो ये धनसार हैं वो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। मनोर किस चित्रकला से संबंधित है? मनोर नाम, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित हैं मनोर। और मनोर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, चितेरे थे। कमलचंद्र किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? मेवाड़ शैली से ही कमलचंद्र भी संबंधित है। तो कमलचंद्र भी मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। कमलचंद्र। नसीरुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बहुत ही शानदार मोस्ट क्वेश्चन है। चावंड शैली से संबंधित है नसीरुद्दीन। और चावंड शैली से संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। गुलाम अली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? गुलाम अली, तो ये अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली के चित्रकार हैं गुलाम अली। हीरानंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है हीरानंद। तो हीरानंद का संबंध कौन सी चित्रकला से है? मेवाड़ शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। गैर नृत्य, गैर नृत्य कौन करते हैं? भील जाति के लोग। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। वालर नृत्य किसके द्वारा? ग्रासियों द्वारा। मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, चलिए जी, कथोड़ी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है मावलिया नृत्य, कथोड़ी जाति के लोगों द्वारा। और रणबाजा नृत्य किस समाज के लोगों द्वारा किया जाता है? मेऊ के द्वारा किया जाता है रणबाजा नृत्य। मेऊ समाज के लोग करते हैं रणबाजा नृत्य। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। गुर्जर समाज द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। चलिए, शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? शहरियों द्वारा किया जाता है। शहरिया जो लोग हैं वो शिकारी नृत्य करते हैं। लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा। चलिए जी, राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? राई नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य, तो राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य, तो गौर नृत्य कौन करते हैं? ग्रासीय लोग। चलिए, गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य कौन करते हैं? भील समाज के लोग। युद्ध नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा किया जाता है। भीलों का नृत्य है युद्ध नृत्य। रतवई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मेऊ के द्वारा किया जाता है रतवई नृत्य। तो रतवई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मेऊ के द्वारा। कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा। मादल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासीय समाज के लोग ही मादल नृत्य करते हैं। मोरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मोरिया ग्रासीय समाज के लोगों द्वारा मोरिया नृत्य किया जाता है। चलिए, होली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है होली नृत्य। कथोड़ी जाति के लोग करते हैं होली नृत्य को। जवारा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
ग्रासियों द्वारा किया जाता है जवारा नृत्य। तो जवारा नृत्य कौन से लोग करते हैं? ग्रासीय लोग करते हैं जवारा नृत्य। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कल के वीडियो में आपके सामने ये प्रश्न रखे भी थे। 550 किलोमीटर है राजस्थान में लंबाई। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहां पर मैं आपको सर्वोच्च शिखर पर्वत है गुरु शिखर है, और ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही है। ठीक है जी, माउंट आबू सिरोही, और माउंट आबू सिरोही में भी गुरु शिखर है 1722 मीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं राजस्थान में? कितने संभाग कितने जिले? 7 संभाग और 33 जिले हैं राजस्थान में। सबसे सरल प्रश्न है ये तो। चलिए जी नेक्स्ट। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? विक्रम संवत 1956 में। तो विक्रम संवत 1956 में छप्पनिया अकाल पड़ा था। विक्रम संवत 1956 में। ठीक है ना, ईस्वी सन नहीं है दोस्तों, ये विक्रम संवत है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून वर्षा बढ़ती है। चलिए जी नेक्स्ट। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है पश्चिमी हवाओं से होती है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः पश्चिमी हवाओं से। नेक्स्ट। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है, और जिला पूछा जाए तो दूसरा स्थान होगा। कौन सा होगा? झालावाड़। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। स्थान माउंट आबू, जिला झालावाड़। ठीक है ना। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर है पूर्ण मरुस्थल वाले जिले, जैसलमेर, बाड़मेर। उड़िया पठार किस जिले में है? सिरोही जिले में उड़िया पठार मोस्ट है दोस्तों। उड़िया पठार कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। चलिए, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार। राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? कौन सा भी है जी? कौन सा है? समगांव, जैसलमेर। तो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है समगांव, जैसलमेर है पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। सम के दौरे प्रसिद्ध है ना। चलिए जी। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। दोहरे। तो रेत के विशाल लहरदार टीले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? पहली तो गुरु शिखर है, दूसरी कौन सी है? शेर, 1597 मीटर शेर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। चलिए, राजस्थान का सबसे आरारदर जिला कौन सा है? झालावाड़ है, आरारदर जिला। राजस्थान का सबसे अधिक आरारदर स्थान कौन सा है? जिला झालावाड़, आरारदर स्थान माउंट आबू सिरोही है। ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे सूखा स्थान फलोदी जोधपुर है। सबसे सूखा स्थान फलोदी जोधपुर है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चूरू। और सबसे ठंडा भी कौन सा है? चूरू है। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। वैसे ठंडा स्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है? यानी चूरू गर्म भी है, गर्मियों में बहुत गर्म है, और सर्दियों में टेम्परेचर अगर देखा जाए तो माइनस भी चूरू का ही जाता है। और अगर वैसे देखा जाए सर्वाधिक ठंडा तो माउंट आबू है, हमेशा ठंडा रहने वाला। राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है?
गंगानगर है, जिसमें सर्वाधिक लू और आंधी चलती है गंगानगर में। राजस्थान का सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर में बंजर भूमि भी ज्यादा है और खाली पड़ी भूमि भी ज्यादा है, जो किसी उपयोग की नहीं है। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी चंबल है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। चलिए, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसमंद झील है मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील। कौन सी है? जैसमंद। अगला है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा होता है? बालोतरा बाड़मेर के बाद लूनी नदी का जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। यानी बालोतरा बाड़मेर तक तो उसका पानी क्या रहता है? मीठा रहता है, और उसके बाद उसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है जी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। माउंट आबू पर स्थित है। नक्की झील है सबसे ऊंची झील। राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मरुगंगा और जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। मरुगंगा और जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को। बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों में बहती है? जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है बाणगंगा। बाणगंगा के किनारे कौन सी सभ्यता थी? बैराट की सभ्यता थी। ठीक है ना। माई बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? माई बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में है माई बजाज सागर परियोजना का फैलाव। गैब सागर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। गैब सागर झील है और ये कहां पर है? डूंगरपुर में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, और लंबी नदी भी है लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहती है। राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी है? चंबल और माई नदी है, वो 12मासी है, 12 महीने बहती रहती है। चलिए, बनास नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी है, अंतर्वाही नदी, अंदर ही अंदर बहने वाली नदी है। ठीक है जी। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? वर्ष भर बहती है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बर्फ है, वो पिघलती रहती है और वो वर्ष भर बहती रहती है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की माई नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, माई नदी को। चलिए, घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? चंबल को कहा जाता है घड़ियालों की शरण स्थली। किसको? चंबल को। सबसे अधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती हैं? कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं। मांडलगढ़ के पास से कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं? मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं? बनास, बेड़च और मेनाल नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास, बेड़च और मेनाल नदियां। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है बीसलपुर बांध। चलिए, करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माई नदी है करक रेखा को जो 2 बार पार करती है, माई नदी। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष है? तो पुराना जो झीलें हैं वो किस सागर के अवशेष है? थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। इतना ही लिख देते हैं, बहुत है। चलिए जी, समझ में आ जाएंगे। किस सागर के अवशेष है? टेथिस सागर। तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि यहाँ टेथिस सागर था, और यानी उस टेथिस समुद्र की ये क्या अवशेष है। कहते हैं ना कि पहले राजस्थान में यहाँ पर क्या था? विशाल समुद्र था, तो उसी का अवशेष मानी जाती है ये। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी।
चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्य पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला। चलिए, राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है? तो भाई झुंझुनू में प्रवेश करती है। निकलने का रास्ता मान लो चाहे प्रवेश करने का मान लो, अगर उत्तर पूर्व से माना जाए तो झुंझुनू है, और दक्षिण पश्चिम से माना जाए तो सिरोही है। राजस्थान का आर्द्रतम जिला कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा आर्द्र झालावाड़ है। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती हैं? भाई लू कहलाती हैं। तो शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती हैं, उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चलिए, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलौदी जोधपुर है। तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? फलौदी जोधपुर है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? माई नदी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग करने वाली नदी कौन सी है? माई नदी है। राजस्थान में बंद बरेठा बांध कहां पर स्थित है? बंद बरेठा बांध है ये, बांध बरेठा नहीं है, बंद बरेठा बांध है। कहां पर स्थित है जी? तो ये बंद बरेठा बांध कहां पर है? चलिए, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में स्थित है। इसके बारे में भी प्रश्नोत्तर आपके सामने रखे जा चुके हैं। राजस्थान में बंद बरेठा बांध कहां पर स्थित है? भरतपुर में है। चूलिया प्रपात प्राप्त नहीं है, तो प्रपात कर देते हैं इसको थोड़ा सा। किस नदी पर है? तो कौन सी नदी है जिस पर चूलिया जलप्रपात है? तो भाई ये चंबल नदी पर है। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है। ठीक है। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उदयपुर में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। उदयपुर है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। चलिए, रेगिस्तान वनरोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रेगिस्तान वनरोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में है ये। रेगिस्तान वनरोपण और भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में है। चलिए, खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है जी? कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? मैग्नीज कहां पर पैदा होता है जी? सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। ठीक है, मैग्नीज धातु बांसवाड़ा में। देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में कहां पर स्थित है? टंगस्टन की खान एकमात्र डेगाना नागौर में है। टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में। चलिए, राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? फेल्सपार तो टंगस्टन नागौर से और फेल्सपार अजमेर से। ठीक है जी। चलिए, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है मांडो की पाल डूंगरपुर। जामरकोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है जामरकोटड़ा। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहां मिलता है? जिप्सम का जमाव कहां मिलता है राजस्थान में सबसे ज्यादा? तो जामसर बीकानेर में है। जिप्सम सबसे ज्यादा जामसर बीकानेर में। राजस्थान में हीरे के भंडारों की खोज कहां पर हुई? तो केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हुई है हीरे के भंडारों की खोज। केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहां स्थित है? झालावाड़ में स्थित है बेंटोनाइट के भंडार। कहां पर? झालावाड़ में। सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सोनू स्थान है जैसलमेर में और वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में पीले इमारती पत्थर मिलते हैं? कौन से क्षेत्र में पीले इमारती पत्थर मिलते हैं भाई? जैसलमेर में
पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है? तो सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है जी? कौन सा है? संगमरमर है। यानी सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य अर्जित करने वाले राजस्थान का खनिज कौन सा है? संगमरमर है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? जावर में है। शीशे की सबसे बड़ी खान जावर में है। चलिए, राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत में कहां पाया जाता है? काला पत्थर बहुतायत रूप में कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में काला पत्थर सिरोही में पाया जाता है काला पत्थर। चलिए, देश का कितना प्रतिशत एस्बेस्टस राजस्थान के खानों से प्राप्त होता है? एस्बेस्टस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है 98%। एस्बेस्टस राजस्थान के खानों से प्राप्त होता है कितना? 98% राजस्थान के खानों से। गार्नेट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? टोंक में पाया जाता है गार्नेट। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, भाई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन नहीं होता है। कब की गई थी? तो ये 1970 में की गई थी, 1970 में। ठीक है, 1970 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में कितनी योजनाओं का समावेश कर दिया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का समावेश कर दिया गया है? देखिएगा 6। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2006 में हुई थी मनरेगा की शुरुआत, 2006 में। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? 1997-98 में हुई थी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत। स्कूलों में दिया जाता है ना मध्याह्न भोजन। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र कौन सा है? कोटा संभाग और भरतपुर संभाग है। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न। किस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है? यानी कौन सी योजना है जिसके द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है? जीवन धारा योजना के तहत दी जाती है। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक माना गया है? तो ये 134 तो प्रश्न उत्तर आ गया, इसको हटा देते हैं। मानक माना गया है तो ये भाई कितना माना गया है? 2400 कैलोरी माना गया है। याद हो गया होगा तो एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक माना गया? 2400 कैलोरी को माना गया। 2400 कैलोरी को माना गया है कि ग्रामीण अंचल में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। शहरी गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक माना गया है? तो शहरी लोगों के लिए कितने कैलोरी की जरूरत होती है भाई? तो यहां पर 2400 के स्थान पर कितने कर दी? 2100 कैलोरी कर दी। 2100 कैलोरी कर दी। तो शहर में क्या है? 300 कैलोरी आदमी को क्या है? कम चाहिए। और गांव में क्या है? हार्ड वर्क होता है तो
2400 कैलोरी चाहिए और शहरों में कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, 2100 कैलोरी। ये यानी खाने के पोषण के आधार पर मापा जाता है। डीटी लकड़ावाला ने किस फार्मूले का निर्माण किया था, डीटी लकड़ावाला ने निर्धनता मापन का फार्मूला बनाया था, निर्धनता मापन का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है जी, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में पूछ लिया जाए 1,32,139 वर्ग मील है। यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और मील में पूछा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील है। दोनों पूछते हैं परीक्षा में। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो भाई 23 डिग्री 30 एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 30 एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री 30 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अक्षांश देशांतर पूछा जाता है, और 23 डिग्री 30 30 12 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर, याद कर लेना। राजस्थान की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम 869 किमी एवं उत्तर से दक्षिण 826 किमी। तो राजस्थान की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम 869 किमी है और उत्तर से दक्षिण 826 किमी है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% और प्रथम स्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा है, 10.41%। अगला है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, और ये 471 किलोमीटर सीमा लगती है, 471 किलोमीटर सीमा लगती है, किमी सीमा लगती है। ठीक है जी। अगर पाकिस्तान लगने वाली, ठीक है चलिए। राजस्थान की सीमा किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई में लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लगती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है, पंजाब से लगती है सबसे कम। सबसे कम किस राज्य से लगती है, पंजाब से। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, पाली है, और जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। पाली जिला है उसकी सीमा क्या है, 8 जिलों से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो पाली जिला है, 8 जिलों से लगती है। राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य, तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर में पंजाब है, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो ये गंगानगर में होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक, क्योंकि ये कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है, 17 गुना बड़ा है इजराइल से। यानी राजस्थान अकेला इजराइल से कितना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। चलिए, राजस्थान की 1070 किमी लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं उसको। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है, धौलपुर में होता है सूर्योदय सबसे पहले, क्योंकि अंतिम छोर पर जिला कौन सा है, धौलपुर है पूर्व में।
सॉरी, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृश्य राज्य को दो भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला सिरोही से अलवर की ओर हो जाती हुई। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृश्य राज्य को दो भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई। और ये क्या है, यानी राजस्थान में तो कितनी लंबी है? 550 मीटर है, लेकिन जब ये जाती है तब ये विभाजन करती है, तो इसको तो कोई जरूरी नहीं है, हटा देते हैं, लंबाई में कंफ्यूज करेगी फालतू में। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को प्राकृतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है जी, तो ये थे आपके कितने 155 प्रश्नोत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है।